हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो भाग 11 में लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने युग्मक निर्माण और युग्मक स्थानांतरण के बारे में पढ़ा था। वीडियो के भाग 12 में हमने निषेचन के बारे में अध्ययन किया, जो कि लैंगिक जनन की दूसरी घटना है। और वीडियो के भाग 13 में हमने पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी के बारे में, अर्थात कि अनिषेक जनन और अनिषेक फलन के बारे में अध्ययन किया था, जो कि निषेचन के अंतर्गत ही इसको हमने पढ़ाया था। और इस वीडियो के भाग 14 में हम निषेचन के पश्चात की घटना, अर्थात कि अंतिम घटना के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम जाइगोट का निर्माण और भ्रूण के विकास या भ्रूणोद्भव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन पश्चात घटनाओं में जो है, हम निषेचन पश्चात जो घटनाएं घटती हैं, उसमें दो घटनाएं होती हैं। नंबर 1 है युग्मनज का निर्माण और भ्रूण का विकास, अर्थात कि भ्रूणोद्भव के बारे में। तो पहले हम युग्मनज के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भ्रूणोद्भव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो युग्मनज मतलब होता है जाइगोट। तो जाइगोट का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, इसको हमने बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। आप ध्यान से समझिए इसको। लैंगिक प्रजनन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। पहले तो युग्मनज समझो कि होता क्या है, कि प्रथम कोशिका होती है। और बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज बाह्य जलीय माध्यम में बनता है, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में यह युग्मनज मादा शरीर के अंदर बनता है। कैसे बनता है? इसमें जो एक नर युग्मक होता है, दूसरा मादा युग्मक होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं? यन होते हैं। और इसमें होता है निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन लिखा है यहाँ पे। और दोनों आपस में जुड़ करके एक कोशिका का निर्माण करते हैं, जो कि द्विकुड़ित होता है। इसे हम जाइगोट कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, भाग 12 में। अब इसमें देखते हैं हम युग्मनज के प्रकार। जो युग्मनज होता है, जाइगोट होता है, वो उसकी संरचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे कि बहुत से शैवालों एवं कौकों में युग्मनज अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेता है, जिसे हम निषिक्तांड या ओस्पोर कहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में विरामावस्था में चला जाता है और अनुकूल मौसम आने पर अंकुरित होता है। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अगुणित संतति कोशिका का निर्माण होता है। यह अगुणित जीवन चक्र में सहायक होता है। तो इतना तो लिखने के बाद आप समझा देते हैं कि जो जाइगोट होता है, अगर जाइगोट बनने के बाद इसके चारों तरफ, डायग्राम में इसको ड्रा भी करना है, इसके चारों तरफ एक पतली क्या मोटी भित्ति बन जाए इस प्रकार से, तो इसे क्या कहेंगे हम? इस पूरा है जाइगोट ही। लेकिन जब पानी की कमी हो जाए या किसी भी कारणवश जो है यह मोटी भित्ति बन जाए इसके चारों तरफ, तो इसे बोलेंगे हम ओस्पोर। और ये जो जाइगोट है में जो केंद्रक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक नर का केंद्रक, एक मादा केंद्रक, इसको आप लोग जो है दोनों को एक केंद्रक बना लीजिएगा, संलित करके ए से एक केंद्रक बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये जो डायग्राम बनेगा, ये कहलाएगा निषिक्तांड या ओस्पोर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला जो स्पोर है उसके बारे में देखते हैं। बहुत से जीवों में द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट विरामावस्था में नहीं जाता। जैसे इसमें विरामावस्था में चला गया था, इसमें विरामावस्था में नहीं जाता है। यह निरंतर वृद्धि और विभाजन करता रहता है। जाइगोट बना नहीं कि तुरंत उसमें वृद्धि और विभाजन शुरू हो गया, भ्रूण का निर्माण शुरू हो गया, जैसे कि जंतुओं में होता है। संपूर्ण जीवधारी इस प्रकार बना जीव द्विगुणित होता है। इस प्रकार से बना हुआ जो जीव होता है वह द्विगुणित होता है, इसलिए यह युग्मनज द्विगुणित जीवन चक्र में सहायक होता है। ठीक है, डिप्लॉयड प्राणी जो होते हैं, द्विगुणित होते हैं, उसके जीवन चक्र में सहायक होता है। आगे देखते हैं नंबर 3। अगुणित पादपों में युग्मनज से भ्रूण निर्माण होता है, जिसके बाद द्विगुणित स्पोरोफाइट पौधे का निर्माण होता है। इस स्पोरोफाइट पादप पर स्पोरेंजिया लगे होते हैं और जिसमें अगुणित स्पोर बनता है, जिसके अंकुरण से अगुणित युग्मकोद्भिद या गेमेटोफाइट बनता है, जिस पर विशिष्ट प्रकार का नर तथा मादा जननांग बनता है। और इससे बना युग्मक संयुग्मित होकर, संलयित होकर या संयुग्मित होकर द्विगुणित स्पोरोफाइट पौधा बन जाता है। इस प्रकार के पौधे में जीवन चक्र द्विगुणित या अगुणित प्रकार का होता है, डिप्लोहैप्लैंटिक टाइप का। तो देख लेते हैं डायग्राम में। हाँ, डायग्राम को हम समझ लेते हैं। इसमें जो है एक हैप्लॉइड गेमेटोफाइट प्लांट है। इस शैवाल में इस प्रकार से होता है, ध्यान देना कि कुछ शैवाल में एक गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है। हम जानते हैं कि इससे बनेगा गेमिट, समसूत्री विभाजन के द्वारा गेमिट बनता है। बना हुआ जो गेमिट होता है उसमें होता है निषेचन, बनेगा जाइगोट।
यहाँ पर लिखा फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर बने क्या, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से जो है बनेगा स्पोरोफाइट, आपको सुन के लिखना है, हो सकता है डायग्राम क्लियर ना हो। स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में होगा मियोसिस अर्थात कि अर्धसूत्री विभाजन, और जिसके पश्चात ही बनेगा स्पोर जो कि यन है, और इस स्पोर जो होता है इसमें होगा विकास और बनेगा एक गेमेटोफाइट प्लांट। इस प्रकार के जीवन चक्र जो होता है वो डिप्लोहैप्लांटिक होता है, अर्थात डिप्लोहैप्लांटिक का मतलब समझा देते हैं कि ऐसा जीवन चक्र जिसमें स्पोरोफाइट फेज आती है, देखिए डिप्लाइड फेज आती है। यहाँ पे इस डायग्राम को इसको इसमें ड्रा कर लेना है इस प्रकार से। ए है इसकी 2n और n, तो अल्टरनेट में अगर n और 2n की अवस्था आएगी तो कहते हैं डिप्लोहैप्लांटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। आगे देखते हैं नोट में, युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के मध्य की कड़ी है। ठीक है, क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनने वाली है, दूसरे बीच में एक कोशिका जो आती है उसको हम जाइगोट कहते हैं। तो एक दूसरे के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, क्वेश्चन आ सकता है, जिससे जीव की निरंतरता सुनिश्चित होती है। प्रत्येक लैंगिक जनन करने वाले जीव का प्रारंभ एकल कोशिका युग्मनज से ही होता है। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, भ्रूण का विकास, भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। ये भ्रूण बनता कैसे है, जो जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं, अर्थात जाइगोट से ही भ्रूण बनता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज में बार बार लगातार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे भ्रूण वृद्धि एवं विकास करता है। ठीक है, बात समझ में होगी। बार बार विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन होगा उसमें, तो भ्रूण जो जाइगोट होता है एक कोशिका है, उससे बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी और उससे भ्रूण का निर्माण होगा। हाँ, भ्रूण का निर्माण जब होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला टॉपिक बताते हैं मॉर्फोजेनेसिस के बारे में। होता क्या है कि भ्रूण की कोशिकाएं विभेदित होकर विविध आकार एवं आमाप कार्य क्षमता ग्रहण करती हैं। जो भ्रूण की कोशिकाएं हैं वो विभेदित होकर के विभेदित या डिफ्रेंसिएशन करके जो है वह अलग अलग कार्य क्षमता को ग्रहण कर लेती हैं। यह कोशिका विभेदन विशिष्ट स्थानों पर होता है, जिससे विभिन्न अंग, ऊतक, अंग तंत्र का निर्माण होता है। कहने का मतलब शरीर के अंदर जितने भी हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, ब्रेन जो भी बना हुआ है, या बॉडी की जो स्किन है, ये सब जो चीज़ें बनी हुई हैं, वह बनने की जो प्रक्रिया है वही है मॉर्फोजेनेसिस। भ्रूण के अंदर ये सब बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। इसमें हम देख लेते हैं डायग्राम में, पहले इसे समझा देते हैं। इस प्रकार भ्रूण में विभिन्न आंतरिक, अंदर की लीवर, किडनी, लंग्स और बाह्य संरचनाएं, स्किन, हेयर, नेल के विकास को मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जिसका डायग्राम आपको ड्रा नहीं करना है अभी, ये हम 3rd चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बता देते हैं कि देखिए इसमें एक फर्टिलाइज एग है, फर्टाइज से 2 सेल स्टेज आई, 4 सेल स्टेज आई, 8 सेल स्टेज। फर्टाइज का मतलब जाइगोट है। जाइगोट में विभाजन होने के बाद 2 सेल अवस्था, 4 सेल अवस्था, 8 सेल अवस्था, फिर 16 सेल अवस्था से होते हुए ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हुआ, जिसमें इसी ब्लास्टोसिस्ट में मॉर्फोजेनेसिस स्टार्ट हुआ, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है इम्प्लांट किसमें, यूट्रस में, ये जुड़ जाता है, गर्भाशय में जुड़ जाता है। उसके बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो है मॉर्फोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई, और इससे जो है बॉडी के सारे पार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, हाथ पैर, जो भी चीज़ें हैं, हेयर, नेल, सबका निर्माण यहाँ पे शुरू हो गया या बन गया। तो इसे कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। डायग्राम को ड्रा नहीं करना है। आगे देखते हैं, भ्रूण विकास एवं भ्रूण उत्पत्ति के स्थान के आधार पर प्राणी के प्रकार। भ्रूण विकास एवं भ्रूण उत्पत्ति के आधार पर प्राणी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है अंडप्रजक। अंडप्रजक का मतलब होता है अंडे देने वाले, अंडे देने वाले अर्थात ओविपेरस। ऐसे जीवधारी जो बाह्य वातावरण में कठोर कैल्शियम युक्त आवरण वाले निश्चित अंडे देते हैं, जो एक निश्चित अवधि के पश्चात नए जीव को जन्म देते हैं, उसे हम ओविपेरस कहते हैं। उदाहरण में मछली, मेढक, पक्षी, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव जैसे सांप, छिपकली, क्रोकोडाइल भी अंडे देते हैं। और अंडे देने वाले कुछ सस्तनी भी होते हैं, मैमल भी होते हैं। इसमें जो है 2 के नाम हम यहाँ पे लिखे हैं, एकेडिना और बत्तख चोचा। एकेडिना मतलब चींटीखोर, बत्तख चोचा मतलब डक बिल्ड प्लेटिपस। डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। ऊपर के डायग्राम जो है ये एकेडिना का है, और नीचे का डायग्राम जो है ये बत्तख चोचा डक बिल्ड प्लेटिपस का है। सजीव प्रजक का मतलब होता है कि बच्चे देने वाले, बेबी पेरस। ऐसे जीवधारी जिसमें मादा
जीव के शरीर में युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है और निश्चित अवधि के पश्चात नए शिशु प्रसव द्वारा जन्म लेते हैं। उसे हम सजीव प्रजक कहते हैं। इस प्रकार के जीवधारियों में भ्रूण की देखभाल एवं संरक्षण मादा शरीर के भीतर होता है, अर्थात सुरक्षित होता है, मादा शरीर के अंदर वो विकसित हो रहा है। इसलिए इस प्रकार के जीवधारी के जीवित रहने के अवसर बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है? स्तनधारी हैं। सजीव प्रजक में जो बच्चे देते हैं वो कौन कौन से हैं? स्तनधारी हैं, जैसे कि मनुष्य, बंदर, गाय, बकरी और सारे एग्जाम्पल आप लोग खोज करके यहाँ पे लिख सकते हैं। जितने भी स्तनधारी हैं जो इसमें जिसके शरीर पर हेयर पाए जाते हैं, नेल पाए जाते हैं और कान पाए जाते हैं और स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वो स्तनधारी होते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल खोज करके यहाँ पे आपको लिखने हैं स्तनधारियों के। पुष्पी पादपों में भ्रूण का विकास। यहाँ पे हम पुष्पी पादपों में भ्रूण के विकास के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें पुष्पधारी पादपों में भी भ्रूण का विकास युग्मनज अर्थात जाइगोट से ही होता है। भ्रूण के विकास के लिए भोजन भ्रूणपोष में से आता है। मतलब भ्रूणपोष क्या होता है? बीज, जब आप पढ़ोगे, बीज पढ़ाएंगे तो उसमें जो भोजन इकट्ठा होता है, जैसे जो हम गेहूँ खाते हैं, गेहूँ जो है एंडोस्पर्मिक सीड है, जो गेहूँ है वो जिसको जो हम खाते हैं वो उसका बीज का भ्रूणपोष खाते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म खाते हैं। तो वही बीज जो है, बीज जब विकास होता है, बीज का जब भ्रूण का विकास शुरू होता है उसमें, तो उसी एंडोस्पर्म का प्रयोग किया जाता है। बीज अपने लिए बनाता है। ठीक है, भ्रूण बीज का निर्माण, बीज के बारे में समझते हैं। जो परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। पहले एक लाइन में इसको समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं। भ्रूण के विकास के समय निषेचित बीजांड ओव्यूल परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है, अर्थात परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। हम कक्षा 11 में पढ़ा चुके हैं कि जो है बीजांड क्या होता है, ओव्यूल क्या होती है, ओव्यूल क्या होते हैं। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं समझ में आ रही है, लेकिन इतना बता देते हैं कि जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं और इसके निषेचन के पश्चात ही बीज बनता है। इस प्रकार किसी अंडाशय में जितने बीजांड होंगे उतनी ही संख्या में बीज बनेंगे। ठीक है, फल का निर्माण के बारे में बात करते हैं। बीज युक्त परिपक्व अंडाशय, ओवरी को फल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज युक्त परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं। जो फूल का या जो पुष्प का जो अंडाशय होता है, जो मादा भाग है, उसमें जो उसकी अंडाशय की जो भित्ति होती है, जो कवरिंग होती है, उसे हम पेरी वो बनाती है, फल भित्ति का निर्माण करती है। अंडाशय की भित्ति किस में बदल जाती है? मेच्योर होने पर फल भित्ति में, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। तो फल निर्माण के बाद बाह्य दल तथा पुंकेसर वर्तिकाग्र जो और पुष्प के भाग होते हैं, वो निर्माण के बाद जो है वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। बचता जो है वो फल का भाग बन जाता है। इस प्रकार से बने हुए फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन होता है और अनुकूल परिस्थितियों में बीज अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ फलों के बीजों और उनकी फलभित्ति को नीचे चित्र में दिखाया गया है, तो हम दिखा देते हैं। इसमें जो मटर होता है, मटर में जो यहाँ पे हमने राउंड यहाँ पे बना हुआ है, इसका ये बीज है और बाहर का जो है वो पेरिकार्प या फलभित्ति। इसी प्रकार से करेले में भी और सरसों में भी और खीरे में भी दिखाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है निषेचन के पश्चात की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो या जीव में जनन चैप्टर के सभी वीडियो भाग 1 से लेकर भाग 14 तक आपने देखा होगा और नोट्स भी तैयार कर लिया होगा। आप सभी के इस पार्ट में कोई भी समस्या अगर होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब अगले वीडियो में जीव में जनन भाग 15 में NCERT आधारित प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।